नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रिवॉल्ट के बारे में जानेंगे जिसने हमारे पूरे देश को एकजुट कर दिया। और ये ऐसा रिवॉल्ट था जो कि हमारी आज़ादी के बहुत करीब ले गया था हमें। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने कुछ गलतियां की कि हम 90 साल पहले आज़ाद होते होते रह गए। तो फिर आज जानते हैं 1857 के रिवॉल्ट की कहानी। ये स्टार्ट होता है तब जब जो गोलियां थी उनमें सुअर और गाय के मांस से उन्हें बनाया जाता था। तो फिर जब जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्हें पता चला कि ये मांस मिलाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर बगावत कर दी। मंगल पांडे ने अपने ही सीनियर ऑफिसर को गोली से मार दिया। और यहाँ पर ये चिंगारी तो उठ गई थी, लेकिन इसे आग बनाने में ब्रिटिश लोगों ने ही काम किया, क्योंकि मंगल पांडे की इस बगावत के लिए उन्हें फांसी दे दी गई। और इस चीज से हमारे जो क्रांतिकारी थे वो भड़क गए और मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, इन 5 जगहों पर ऐसा देखा गया कि सैनिकों ने, जो इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जुड़े हुए थे सैनिक, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो अपने ही ऑफिसर्स को मारने लगे। और इससे सभी धर्मों के लोग एकजुट हो गए, क्योंकि जो गाय और सुअर का मांस है वो दोनों ही धर्मों के विरुद्ध है। इसीलिए सभी धर्मों के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने ब्रिटिश लोगों को बस खदेड़ ही दिया था। अब इन लोगों का अगला निशाना था दिल्ली, क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो रिवॉल्ट है इसे एक नेशनल लेवल पर लेके जाया जाए। इसीलिए इन सब ने एक साथ मिलकर के दिल्ली पर हमला कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो फिर लाल किले में उस समय थे ये मुगल बादशाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो जो लाल किला था उसमें 70,000 लोगों की भीड़ आ गई थी। और वो इसीलिए आई थी जिससे कि बादशाह को एक लीडर की तरीके से बनाया जाए, इन्हें एक लीडर बना दिया जाए। वैसे तो ये सिर्फ एक लीडर थे, बाकी काम नॉर्मल जो जनता थी वही कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक गलती हमारे सोल्जर्स ने कर दी, हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कर दी। वो ये थी, जब ये लोग दिल्ली में आए तो जो यहाँ पर मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और झांसी के एरियाज थे वो इन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गए। इनमें ज्यादा कोई सैनिक नहीं थे, बहुत कम सैनिक थे। और इसीलिए जो ब्रिटिश शासन में लोग बैठे थे उन्होंने इन जगहों पर आसानी से जीत हासिल कर ली। अब क्योंकि ये जीत बहुत आसानी से उन्होंने हमारे इस एक गलती की वजह से कर ली, और फिर सिर्फ दिल्ली ही बचा, तो दिल्ली पर सब ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया, ब्रिटिश सोल्जर्स ने, सबने। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही बुरी हार देखने को मिली। इसके अलावा जो ब्रिटिश लोग थे उस समय ये क्रीमिया वॉर लड़के आए थे, जिसमें उन्होंने रशिया को हरा दिया था। तो उसके बावजूद भी जो लोग वहां पर जीत के आए वो थके हारे आए, उन्हें भी यहाँ पर दिल्ली में ही बुला लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो चीज देखने को मिली वो थी चपाती मूवमेंट, जिसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने देखा कि जो एक गांव का चौकीदार होता था वो दूसरे गांव के चौकीदार को रोटियां पास कर रहा था। ऐसा कई बार देखा गया, लेकिन हमें पता नहीं है चपाती मूवमेंट कहाँ से चालू हुआ, क्यों चालू किया गया। इसमें कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे कि एक अनुमान लगाया जाता है कि ये देखना चाहते थे कि अगर कोई ऐसा रिवॉल्ट होता है तो फिर हम कोई मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कितना तेजी से कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये रिवॉल्यूशन से पहले हुआ था चपाती मूवमेंट, यानी कि उसके साथ में भी कंटिन्यू हुआ था। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये ऐसा क्यों किया गया, चपाती मूवमेंट क्यों चालू की गई। और कई महीनों तक सिर्फ चपातियां एक जगह से दूसरी जगह गई, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ तक कि चपाती मूवमेंट को देख करके जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें थोड़ा सा शक होने लगा था इंडिया पर, और इसीलिए उन्होंने जो क्रीमिया वॉर से लड़के आए थे उन सारे सैनिकों को यहीं पर बुला लिया।
लेकिन जब इसे जीता गया तो फिर ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि ग्वालियर और हैदराबाद ये दो ऐसी जगहें थी जिन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा मदद की। ग्वालियर के सिंधियाज और हैदराबाद के निजाम्स। क्योंकि जो ग्वालियर था उसने बहुत खुशी मनाई थी जब यहाँ पर ये लोग जीत गए थे, ब्रिटिश लोग। और जो हैदराबाद था उसने एक ऐसी स्टेट के उसमें काम किया जिससे कि बिल्कुल भी साउथ में इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। जो ये रिवॉल्यूशन हुआ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में हुआ, क्योंकि हैदराबाद जो था उसने ऐसा करने नहीं दिया। इसके अलावा एक और इंसान जिसका नाम था मान सिंह। ये मान सिंह थे लखनऊ के चीफ। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि कभी तो सिंधिया की तरफ से लड़ने लगते, कभी कानपुर की तरफ से लड़ने लगते, कभी ब्रिटिश की तरफ से लड़ने लगते, यानी कि जो जीत रहा है उसकी तरफ लड़ने लगते। तो फिर इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर हमारी ये दूसरी गलती बताई जाती है कि जो और स्टेट्स थे वो एक दूसरे की तरफ ही लड़ने लग गए थे। और इसके अलावा तीसरी जो यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम आई तो वो थी कि जब नाना साहब रशिया के पास गए ये बोलने के लिए कि हमारे अंदर में तो लोग ऐसे ही विद्रोह कर रहे हैं और जो हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि इसको करने नहीं दे रहे और अपने ही लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसीलिए वो गए रशिया में और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारी मदद करोगे। लेकिन रशिया ने सरासर मना कर दिया ये कह करके कि अभी हम क्रीमिया वॉर से लड़कर आए हैं और हम बहुत ही अभी बुरी हालात में हैं, अभी हम मदद नहीं कर सकते। और इसीलिए ये रिवॉल्यूशन दब गया। यहाँ पर जो एक और गलती बताई जाती है हमारे सोल्जर्स की वो ये है कि कोई भी आजादी नहीं चाहता था, सिर्फ ये लोग अपने मकसद देखना चाहते थे। ये चाहते थे कि यानी कि एक स्टेट अलग हो गया, दो स्टेट अलग हो गए, लेकिन कोई भी फ्रीडम नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को आजादी चाहिए ही नहीं थी। और अगर आजादी चाहिए भी थी तो सिर्फ अपनी, औरों की नहीं चाहिए थी। इसीलिए यहाँ पर ये हमारी एक सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने देखा कि ऐसा सब चल रहा है, बहुत ये जो लोग हैं ये आसानी से पैसों के लिए काम कर सकते हैं, तो उन्होंने हाई जो हाई इनकम देने लगे इन लोगों को। जो हमारे इंडिया के सोल्जर्स थे उन्हें ज्यादा पैसे देने लग गए। और यहाँ पर एक चीज जो की गई वो था कि कभी भी किसी की कास्ट से अब यहाँ पे नहीं किया जाता था कि इसकी ऐसी कास्ट है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा बड़ी रैंक देंगे, इसको छोटी रैंक देंगे, ऐसा नहीं किया जाता था इस रिवॉल्यूशन के बाद में। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लो कास्ट के लोग थे वो इनसे ज्यादा त्रस्त थे और लो कास्ट के लोग भी थोड़े मात्रा में ज्यादा थे। अगर और उनके लिए आसान काम था कि वो इनके लिए काम करें, ब्रिटिश लोगों के लिए काम करें। इसीलिए जब इन्हें पैसा थोड़ा सा हाई मिलने लगा और रैंक भी बड़ी मिलने लग गई तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों के लिए काम करना ज्यादा अच्छा समझा। इसको इस पूरे रिवॉल्यूशन को जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों ने एक और काम किया। जो कुछ साइट्स में मंदिर थे उन पर जो सैफरन फ्लैग था उसे निकाल दिया और हरा फ्लैग लगा दिया। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम ये जो दो कम्युनिटीज थी इनके बीच में मतभेद हो गया। और ये पहले भी देखने को मिलता था और अभी भी देखने को मिलता है। और यहीं से स्टार्ट हुई थी ये रूल जिसे हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। और इसके अलावा ही एक और काम किया गया, इसमें बोल दिया गया कि जो भी सिख लोग होते हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, हिंदू लोग टीका नहीं लगा सकते और मुस्लिम लोग दाढ़ी नहीं रख सकते। जिससे कि आपको ये भी ना पता चले कि आपके जो साइड वाला इंसान है वो किस धर्म का है। और अगर मान लीजिए कोई युद्ध हो जाता है, फिर से रिवॉल्यूशन होता है और जिसमें जैसे कि एक धर्म है जो कि ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध लड़ रहा है और दूसरा ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा साथ में और कौन सा विरुद्ध लड़ रहा है। और इसके अलावा एक और चीज जो कि की गई ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा वो थी कि अब तक जो हमारा राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, आईईसी कर रही थी, तो फिर उसका रूल यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश एम्पायर का रूल स्टार्ट होता है।
यानी कि अब आईईसी को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ब्रिटिश शासन असलियत में यहीं से चालू होता है, और यहाँ से जो इंडिया है वो एक ब्रिटिश स्टेट बन जाती है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर आप चाहें तो अभी हमारी वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।